हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सेट नंबर 1, जिसमें हम 50 एमसीक्यूज में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करेंगे, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें हम हिस्ट्री देख रहे हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ हमारा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज। जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसका मेन फीचर क्या था? एंडेड द कंपनी रूल, ऑप्शन बी एस्टैब्लिश डुअल गवर्नमेंट, ऑप्शन 3 मेड द गवर्नर ऑफ द बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो जैसे ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये रेगुलेटिंग एक्ट आया क्यों था? क्योंकि जो ब्रिटिश क्राउन था या ब्रिटिश हमारी गवर्नमेंट थी, वो कंट्रोल करना चाहती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसलिए वे टाइम टाइम पे क्या लेके आए? रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में आया था, जिसके तहत उन्होंने सेंट्रलाइजेशन करना शुरू करा। तो जो हमारी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तो जो बंगाल वाली प्रेसिडेंसी थी उसको क्या बना दिया गया? वहाँ का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बाकी दो जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, वो इसके अंडर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था? पहला गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन 2 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी मैंने बताया कि कैसे गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एट। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज। इसका ड्रॉबैक क्या था? मेन डिफेक्ट क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? पहला ऑप्शन है नो सेपरेशन ऑफ पावर, दूसरा है डुअल कंट्रोल ओवर कंपनी, थर्ड इज एम्बिगिटी ऑफ बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल, एंड फोर्थ वन इज एक्सेसिव पावर टू द इंडियन रूलर। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो क्या हुआ? एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की इस्टेब्लिशमेंट हुई, और साथ में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में बनाया गया। अब जो मेन प्रॉब्लम इसमें आई, वो ये आई कि इन दोनों का जो जुरिडिक्शन था कि कौन से एरिया में दोनों काम करेंगे, वो डिफाइंड नहीं था, जिसकी वजह से क्या है, अस्पष्टता रही इन दोनों के बीच में, जो कि क्लैशेस का कारण बनी। ठीक है, तो जो मेन डिफेक्ट माना गया है रेगुलेटिंग एक्ट का, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में क्या रहे? कन्फ्लिक्ट्स रहे, क्लैशेस रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उन्हें दिखा कि यहाँ पे कुछ गलतियां हैं। उसके बाद उन्हें सुधारने के लिए क्या आया? 1784 में आया हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट। तो उसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की गई? एक क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो फंक्शंस थे उनको दो पार्ट्स में जैसे कि डिवाइड कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले फंक्शंस क्या थे? एक तो पॉलिटिकल, ठीक है, जिसमें उनकी मिलिट्री वगैरह या सिविल जितने भी आते थे वो काम। ठीक है, दूसरा था कमर्शियल, जिसमें वो ट्रेड वगैरह करते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया? दो बॉडीज बनाई। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने एक तो हमारे पास बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दो तरह की बॉडीज बना दी, और इनके काम जो है डिवाइड कर दिए गए। जैसे कि जो बोर्ड कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दे दिया गया? आपका कमर्शियल वाला काम दे दिया गया। जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल पार्ट था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया, और जितना भी पॉलिटिकल, मिलिट्री और सिविल फंक्शन था वो किसको दे दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट कंट्रोल ओवर सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स वाज वेस्टेड इन। अभी हमने डिस्कस किया है, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स किसको दे दिए गए?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए, और जितने भी हमारे पास कमर्शियल फंक्शंस थे वो किसको दे दिए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द चार्टर एक्ट 1813 इंपॉर्टेंट बिकॉज, कि जो चार्टर एक्ट था 1813 में आया था वो क्यों इंपॉर्टेंट था? एंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। सेकंड, इंट्रोड्यूस इंडियन इन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड, क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल। या फोर्थ, इंट्रोड्यूस बजट सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंडेड कंपनीज ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना। तो जैसे 1880 1813 का चार्टर एक्ट आता है, इसमें क्या करा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल मोनोपोली थी उसको कम करते हुए सरकार ने क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन था उसने जो इनके जितने भी मोनोपोली थी वो खत्म कर दी। सिर्फ दो चीजों को छोड़ के, एक टी को छोड़ के और दूसरा चाइना के साथ जो ट्रेड था उसको छोड़ के। अगले चार्टर एक्ट में ये भी खत्म कर दी जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली है वो टोटली जो है खत्म कर दी जाती है। तो 1813 में क्या किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई थी टी और चाइना ट्रेड को छोड़ के। नेक्स्ट जो हमारे पास 8th क्वेश्चन है वो क्या है, विच चार्टर एक्ट प्रोवाइड एजुकेशन ग्रांट फॉर इंडियंस। कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें इंडियंस के लिए एजुकेशन ग्रांट जो है दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चार्टर एक्ट 1813। लगभग 1 लाख रुपए की एजुकेशन ग्रांट किसको दी गई थी? इंडियंस के लिए। ये पहला चार्टर एक्ट था जिसके थ्रू दी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज। 1813 में क्या किया गया था, सेंट्रलाइजेशन और ज़्यादा की गई थी। तो तब क्या हुआ कि जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको क्या बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब 1883 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, तो उस समय जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है हमारे पास, द चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एंडेड। चार्टर एक्ट 1830 ने क्या किया? कंपनी रूल को खत्म कर दिया, कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज को खत्म कर दिया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया, या लेजिस्लेटिव पावर को खत्म कर दिया। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया था कि 1813 में ट्रेड मोनोपोली को कम करा, मोनोपोली को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बट टी और चाइना के ट्रेड को छोड़ दिया था। अब जब 1813 का आया हमारे पास चार्टर एक्ट, तो ये जो टी ट्रेड था और चाइना ट्रेड था इसको भी खत्म कर दिया गया। मतलब कि जो कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी उनको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो आपकी जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस। क्या चीज इंट्रोड्यूस करी 1853 के चार्टर एक्ट में? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरकी, या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, इसने जो है ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया इंडियंस के लिए, इसमें सिविल सर्विसेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, यही एक तरह से नींव बना आज की मॉडर्न आईएएस की। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इज, विच एक्ट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें किस अ, जो एक्ट है उसने सेपरेशन लाया एग्जीक्यूटिव पावर्स में और लेजिस्लेटिव पावर्स में। सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ से लागू हुई? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर थी गवर्नर जनरल की, उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। 14th है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन को ये समझ आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है अब कंट्रोल करना इंडिया को। तो उन्होंने क्या किया, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए, जिससे क्या हुआ कि जितनी भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या टेरिटरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो किसके पास चली गई? डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पावर है ट्रांसफर हुई कंपनी टू क्राउन, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 1858 द गवर्नर जनरल वाज नोन एज, गवर्नर जनरल को किस नाम से जाना जाने लगा? तो 1858 में जब पावर ट्रांसफर हो गई तो जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको किस नाम से जाना जाने लगा? वाइसरॉय के नाम से जाने जाने लगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो पहले वाइसरॉय कौन बने थे? डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या रिपन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 17 द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इंट्रोड्यूस, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था उसने क्या चीज इंट्रोड्यूस की थी? डायरकी, पोर्टफोलियो सिस्टम, फेडरल सिस्टम या सेपरेट इलेक्टोरेट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, पोर्टफोलियो सिस्टम, सेपरेट। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है? जैसे आज हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स के पास सेपरेट सेपरेट मिनिस्ट्री होती है, जैसे कोई किसी के पास एजुकेशन है, किसी के पास पीडब्ल्यूडी है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से। द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जब 1861 का हमारे पास काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। 19th क्वेश्चन है हमारे पास, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इज एसोसिएटेड विद, जब 1861 के बाद 1892 में आया हमारे पास काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, तो वहां पे कौन सी चीज एसोसिएट हुई थी? सेपरेट इलेक्टोरेट? नहीं। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरकी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो डायरकी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो बाद में आए हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। पहली बार इंडियंस के लिए जो 1861 था ना, इसमें इंडियंस के लिए नॉमिनेशन था कि जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां पे इंडियंस आ सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं, बट किसके थ्रू? नॉमिनेशन के थ्रू। इंडियंस के लिए पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू किए गए? 1892 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट? तो 1892, 1909, 1919 या फिर 1935? सेपरेट इलेक्टोरेट पहली बार कब लागू किए गए थे? 1909 में, जब मुस्लिम्स को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नॉन एज, अभी हमने डिस्कस किया, इसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंट्रोड्यूस, क्या चीज लागू की गई थी? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, डायरकी इन प्रोविंसेस, फेडरल सिस्टम या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर? तो जो हमारा 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने क्या लागू की थी? डायरकी लागू की थी। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। डायरकी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पोर्टफोलियो है या सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड करा गया था दो भागों में, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। जितने भी हमारे पास रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे ये सारे किसके पास थे? गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास थे। और जितने भी हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे ये किनके पास थे? जो इंडियन मिनिस्टर्स थे उनके पास थे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपने। 23rd क्वेश्चन पूछ रहा है अंडर डायरकी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर एडमिनिस्टर्ड बाय, अभी हमने डिस्कस किया है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन एडमिनिस्टर करता था, तो इसका आंसर क्या होगा? इंडियन मिनिस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन, साइमन कमीशन कब अपॉइंट किया गया था? तो आंसर क्या आएगा? 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई वाज द साइमन कमीशन अपोज्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? गो साइमन बैक के नारे क्यों लगाए गए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? इट प्रपोज्ड पार्टीशन, नो इंडियन मेंबर, डायरकी खत्म कर दी गई थी, या कॉमनल इलेक्टोरेट लागू किए थे इसने? तो
इसका आंसर क्या होगा? नो इंडियन मेंबर। इंडियंस की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन। बट उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो हमारी मांग क्या थी कि अगर आप इंडियंस की प्रॉब्लम समझना चाहते हो तो एटलीस्ट एक इंडियन मेंबर तो इसमें होना ही चाहिए। तो हम इसका विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर भारतीय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट इज नेहरू रिपोर्ट रिकमेंड। नेहरू रिपोर्ट ने क्या चीज रिकमेंड की थी? तो ये जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में दी गई थी बाय मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो इसमें क्या चीज रिकमेंड की गई थी? डोमिनियन स्टेटस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, सेपरेट इलेक्टोरेट या फेडरल स्ट्रक्चर विद द प्रोविंसेस। तो जो नोटेबल बात है कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें इन्होंने जो डिमांड रखी थी या रिकमेंड किया था वो था डोमिनियन स्टेटस। इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कहीं नहीं की थी। आपसे बहुत क्लियरली पूछा जा सकता है कि क्या नेहरू रिपोर्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी? नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या चीज की डिमांड की थी? डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। और इन्होंने अपोज किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने जो है मना किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइड फॉर, क्या चीज प्रोवाइड की गई थी 1935 के एक्ट के थ्रू? डायरकी एट सेंटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर या इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो हमारा 1935 का है, इंडियन इंडिपेंडेंस तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी नहीं है। ठीक, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है इसने सुजेस्ट करी थी। ठीक है, इसी कारण से जब प्रोविंस 1937 में पहली बार जो है प्रोविंसेस के क्या हुए थे? इलेक्शन हुए थे। तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी इसका जो मेन हमें कहाँ से मिलता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। डायरकी भी सुजेस्ट की गई थी पर ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 28, विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन सा फीचर लिया गया है अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल स्ट्रक्चर या जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया हमने? यूएसए से लिया है। ठीक, तो ये तो नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स भी हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। और हमारे पास जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है। जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी। 29, फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1935। फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात भी किसमें की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कही गई थी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर। इसका राइट आंसर भी क्या होगा? 1935। नेक्स्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी केम इनटू फोर्स इन। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब लागू की गई थी? तो मैंने अभी बताया कि पहली बार प्रोविंसेस के जो इलेक्शन थे वो कब हुए थे? 1937 में हुए थे। नेक्स्ट है विच एक्ट अबॉलिश डायरकी इन प्रोविंसेस। जो 1919 का एक्ट था और उसके बाद जो है 1935 का एक्ट आया। 1919 के एक्ट ने डायरकी लागू की थी कहाँ पे? प्रोविंसेस में। अगर आपसे पूछे कि डायरकी लागू कब की गई थी तो 1919 के एक्ट से की गई थी। अगर पूछे खत्म कब की गई थी, अबॉलिश कब की गई थी, तो 1935 के एक्ट से। विच एक्ट प्रपोज्ड डायरकी एट द सेंटर। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? इन 1990 में प्रोविंसेस में डायरकी लागू की और प्रोविंसेस में डायरकी अबॉलिश कर दी 1935 में। बट जो 1935 का एक्ट था उसने रिकमेंड किया था कि सेंटर में डायरकी लागू होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत? तो राइट आंसर क्या होगा? 1946, जिसमें जो है 3 मेंबर थे हमारे पास। 1946 में आया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है किसकी रिकमेंडेशन से फॉर्म की गई थी? साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन या बेलवल प्लान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, जिसमें जो है एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और
स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है आए थे। 36 क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड इन, कब पास किया गया था? 1947 में। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एक्ट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? जब हमारे पास 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इंडिया का है, उसकी एक पोस्ट बनाई गई थी। ठीक है, साथ में इसके 15 मेंबर्स और थे इसकी हेल्प करने के लिए। ये पोस्ट जो है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना, तो ये पोस्ट क्या कर दी गई थी? अबॉलिश कर दी गई थी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1947। अगर आपसे पूछे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसकी पोस्ट कब बनाई गई थी, तो 1858 में बनाई गई थी। 38 क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर, क्या चीज प्रोवाइड की गई थी? डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस विद रिपब्लिक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या डायरकी? जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है उसमें कहीं भी हमारी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई थी। उसमें यही बात की गई थी कि दो डोमिनियन स्टेट्स बनाए जाएंगे, एक का नाम होगा इंडिया और एक का नाम होगा पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया। 39th क्वेश्चन है, विच एक्ट एंडेड ब्रिटिश सुजरनैनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स? ठीक है, जो ब्रिटिश रूल था, जो उनका अधिकार था, वो कौन से एक्ट ने खत्म किया था प्रोविंशियल स्टेट्स के ऊपर? तो आंसर आएगा 1947। 40th क्वेश्चन है, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड बाय? ठीक है, जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो किसने ली थी? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, जून 1948 तक लगभग ये माउंट बैटन के पास रही थी ये पोस्ट, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, इसको होल्ड करते हैं कब तक? जब तक हम जो है रिपब्लिक नहीं बन जाते, 26 जनवरी 1950 तक। तो ये चीज जो है अपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं? तीनों हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच एक्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंडियन इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल? भारतीयों को पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन सा एक्ट लेके आया था? तो मैंने बताया था सबसे पहले 1861, उसके बाद 1892, ठीक है, और 1909। तो 1861 में सबसे पहले भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिली थ्रू नॉमिनेशन। 1892 में जो इंडियंस थे वो उनके लिए क्या किया गया? इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1861। 43 क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कब आया था ये? चार्टर एक्ट 1853 में। 44th क्वेश्चन है, विच एक्ट इज नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को। क्यों? क्योंकि 60 to 70% हमने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से कॉपी किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से किया है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। डायरकी का मतलब क्या है? ड्यूअल जुडिशरी, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, टू पार्लियामेंट या फेडरल गवर्नमेंट? तो यहाँ पे डायरकी का मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट्स में डिवाइड, जो पावर्स थी उनको डिवाइड किया गया था, एक थे रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है, द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट रेज्ड बाय, तो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो कब की गई थी? 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई थी, अगर इन हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, तो अगर वैसे पहली बार पूछा जाए कि पहली बार किसने इसकी मांग की थी, तो एम एन रॉय ने की थी। 47 है, द क्रिप्स मिशन प्रपोज्ड,
क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोज किया था? इमीडिएट इंडिपेंडेंस, डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फिर पार्टीशन। ठीक है, जो हमारे कैबिनेट मिशन है उससे पहले जो है क्रिप्स आए थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो वो क्या है, उन्होंने बोल एग्री करे थे इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए, पर एक शर्त रखी थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद देंगे, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो जो हमारे क्रिप्स मिशन है उन्होंने क्या दिया था? डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर, ये प्रपोज किया था। 48th क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट इंक्लूड, क्या चीज इंक्लूड नहीं थी? ऑल इंडिया फेडरेशन, ये थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर या फेडरल कोर्ट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तो थी हमारे पास, ये नहीं था, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर नहीं था। 49th, द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज, तो लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो क्या आंसर आएगा? सी राजगोपालाचारी। या फिर लास्ट पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश शब्द लग गया था साथ में, तो क्या आंसर आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट क्वेश्चन, विच एक्ट गेव लेजिस्लेटिव पावर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर इंडिया? कौन से एक्ट से लेजिस्लेटिव पावर्स जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई थी इंडिया के? तो मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से क्या हो गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर्स लेके कहाँ चली गई थी? क्राउन के पास चली गई थी। तो ये आंसर क्या आएगा? 1858। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं।